अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग के इस सनसनीखेज कोर्ट कहानी को सुनते हैं। मंगल के रोज़ दो अफराद मेरे ऑफिस में दाखिल हुए। इनमें से एक मर्द और दूसरी एक औरत थी। वो अपने पहनावे से मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले दिखाई देते थे। मैंने पेशेवराना मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। वो मेरी मेज़ के सामने मौजूद कुर्सियों को खींचकर बैठ गए। मर्द की उम्र 50 से ज़्यादा थी जबकि औरत 40 के आसपास नज़र आती थी। पहली नज़र में मैंने यही अंदाज़ा कायम किया कि वो मियाँ बीवी होंगे और अपने किसी घरेलू मसले के सिलसिले में मेरी खिदमत लेने आए होंगे, लेकिन बादशाह मेरा यह अंदाज़ा गलत साबित हुआ। जी फरमाइए, मैंने बारी बारी इनकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वकील साहब, मेरा नाम अकरम है, डॉक्टर अकरम, मर्द ने तारुफ कराते हुए कहा। और ये आलिया हैं। आलिया एक मुसीबत में फंस गई हैं और हम इस सिलसिले में आपसे कानूनी मदद लेने आए हैं। अकरम साहब, मैंने डॉक्टर साहब की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानना चाहूँगा कि आलिया साहिबा किस नौइयत की मुसीबत में फंस गई हैं। इसके बाद ही मैं आप लोगों को कोई मशवरा दे सकूँगा। आलिया एक बेवा औरत है वकील साहब, अकरम ने बताया। इनके जेठ ने इन लोगों पर बड़ा जुल्म सितम ढाया है। ये माँ बेटी कल रात से दरबदर हैं। इस सितम की तफसीलात क्या हैं? मैंने रफ पेड और कलम संभालते हुए सवाल किया। मेरा ख्याल है कि आलिया अपनी कहानी खुद आपको सुनाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, अकरम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर आलिया की जानिब मुड़ते हुए बोला, बहन, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाता हूँ। आप वकील साहब को अपने मसले से आगाह कर दें, फिर आकर मैं भी मज़ीद बात कर लूँगा। नहीं भाई, वो डॉक्टर अकरम की तरफ देखते हुए हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोली, आप इधर ही बैठें, आपसे क्या पर्दा। आप तो इस मुश्किल घड़ी में हमारे काम आ रहे हैं। आप मेरे खैर खा हैं, मैं आपके सामने ही बात करूँगी। अकरम ने उठकर जाने का इरादा तक कर दिया तो मैं आलिया की जानिब मुतवज्जा हो गया और गहरी संजीदगी से कहा, जी खातून, अब आप मुझे अपने मसले के बारे में बताएं। वकील साहब, गुज़िश्ता रात में और मेरी बेटी शादी की एक तकरीब में गए हुए थे, आलिया ने बताना शुरू किया। निफ्ट शब के करीब जब हम वापस आए तो एक अफसोसनाक सूरत हाल हमारी मुंतज़िर थी। हमारा सारा सामान बिल्डिंग के कंपाउंड में एक ढेर की सूरत में रखा हुआ था। हमने ऊपर जाकर देखा तो हमारे फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि ये कार्रवाई माजिद भाई के सिवा और किसी की नहीं हो सकती थी। कौन माजिद? वो सांस लेने के लिए रुकी तो मैंने इस्तफसार किया। माजिद मेरे जेठ का नाम है, उसने बताया। ये रिजवान के बड़े भाई हैं। और रिजवान कहाँ हैं? मैंने पूछा। 1 साल पहले रिजवान का इंतकाल हो गया था, वो दुखी लहजे में बोली। रिजवान बिजली के महकमे में मुलाजिम थे। वो ज़्यादातर कंप्लेन वगैरह पर जाया करते थे। 1 साल पहले बरसात के मौसम में वो एक खंबे पर चढ़कर कोई खराबी ठीक कर रहे थे कि इन्हें शदीद करंट लगा और वो बुलंदी से नीचे आकर गिरे। और वो बोलते बोलते रुक गई। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। अपने शौहर की मौत की खबर सुनाते हुए वो आपदीदा हो गई थी। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, आलिया जी, मुझे आपके शौहर की नागहानी मौत का बहुत दुख है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके कितने बच्चे हैं? सिर्फ एक बेटी, वो दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए बोली। हमारी फैमिली में बस मैं और मिसबा ही हैं। मिसबा की उम्र 18 साल के करीब है। वो वो बीए कर रही है। लेकिन आपका जेठ ऐसी दुश्मनी क्यों कर रहा है? मैंने पूछा। उसने आपके घर का सामान नीचे पहुंचाकर आपके फ्लैट पर ताला क्यों लगवा दिया? असल में हम जिस फ्लैट में रहते हैं वो मेरे जेठ माजिद की मिल्कियत है, उसने बताया, और वो हमें अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर रहा। अपने सामने? क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। हम अलनूर अपार्टमेंट्स के फ्लैट नंबर 302 में रहते हैं और माजिद की रिहाइश फ्लैट नंबर 305 में है, आलिया ने बताया। और बर्दाश्त न करने का सबब यह है कि माजिद हम माँ बेटी से सख्त नाराज़ है। वो चाहता है कि हम इसका घर छोड़कर कहीं भी दफा हो जाएं। जब हमने इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो मौका मिलते ही इसने हमारा सामान नीचे फेंकवा कर फ्लैट पर ताला लगवा दिया। अलनूर अपार्टमेंट्स 30 फ्लैट्स की एक रिहायशी इमारत थी जिसके हर फ्लोर पर 6 फ्लैट थे। मकानियत के लिहाज से ये फ्लैट एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, यानी फ्लैट नंबर 1, 3, 4 और 5 2 कमरों वाले थे। फ्लैट नंबर 6 के 3 कमरे थे जबकि फ्लैट नंबर 2 का सिर्फ एक कमरा था, यानी ये डेढ़िया फ्लैट था।
आलिया अपनी बेटी मिसबा के साथ फ्लैट नंबर 302 में रहती थी, यानी 3rd फ्लोर वाला डेढ़िया फ्लैट, और माजिद बिल्कुल इसके सामने फ्लैट नंबर 305 में रिहाइश पजीर था। ये तफसील बताने का मकसद ये है कि आप इस मसले को आसानी से समझ जाएं। आलिया जी, मैंने अपने सामने बैठी परेशान हाल औरत की तरफ देखते हुए कहा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जेठ माजिद किस बात पर आपसे नाराज़ था कि उसने आपकी गैर मौजूदगी में घर का सामान उठवाकर 3rd फ्लोर से नीचे बिल्डिंग के कंपाउंड में फेंक दिया। वो क्यों चाहता था कि आप उसका घर छोड़कर कहीं दफा हो जाएं? वकील साहब, ये सारा फसाद जहांआरा की वजह से बर्पा हुआ है, आलिया ने नफरत अंगेज लहजे में कहा। वही नामुराद माजिद के कान भरती है और माजिद पूरी तरह इस चालाक औरत की मुट्ठी में है। गालिबन आप माजिद की बीवी की बात कर रही हैं? मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक की खातिर पूछा। जी बिल्कुल, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोली। जहांआरा माजिद की दूसरी बीवी है। अभी 2 माह पहले ही माजिद ने जहांआरा से शादी की है। गोया माजिद 2 कमरों के फ्लैट में अपनी 2 बीवियों के साथ जिंदगी बसर कर रहा है। मैंने आलिया की कहानी में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, माजिद की कितनी औलादें हैं? वो बे औलाद है, आलिया ने जवाब दिया, और वो इस वक्त सिर्फ जहांआरा के साथ ही रह रहा है। इसकी पहली बीवी सफिया का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। सफिया से औलाद न होने का सबब खुद सफिया थी या माजिद में कोई कमी थी, ये फैसला नहीं हो सका। बहरहाल इस औरत ने लगभग 15 साल माजिद के साथ गुजारे और फिर फौत हो गई। ओके, मैंने नोटपैड पर कलम चलाते हुए कहा, और ये जहांआरा की आपसे क्या दुश्मनी है जो वो आपके खिलाफ माजिद के कान भरती रहती है? जहांआरा का एक भांजा है, आलिया ने बताया। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी मिसबा की शादी उसके भांजे से कर दूं। वो लड़का किसी भी तरह मेरी मिसबा के लायक नहीं, लिहाजा मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरा इनकार जहांआरा को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। जब से माजिद ने जहांआरा से शादी की है, इसके तेवर ही बदल गए हैं। मुझे तो लगता है कि इस चालाक औरत ने माजिद को उल्लू का गोश्त खिला दिया है। उल्लू के गोश्त के जिक्र पर मैं मुस्कुरा कर रह गया। ताहम मैंने आलिया की बात पर कोई तबसरा नहीं किया और पूछा, आपने बताया है कि अल-नूर अपार्टमेंट्स के 3rd फ्लोर पर वाक़े डेढ़िया फ्लैट नंबर 302 माजिद की मिल्कियत है। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी, क्या आप इस फ्लैट में किस हैसियत से रह रही हैं? क्या आपने वो फ्लैट किराए पर ले रखा है? जी नहीं, हम माजिद के किराएदार नहीं हैं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। इसका मतलब ये हुआ कि माजिद ने वो फ्लैट ऐसे ही आप लोगों को रहने के लिए दिया हुआ है? मैंने मामले की तह में पहुंचने की कोशिश करते हुए कहा, जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई का एहसास करते हुए अपना घर रहने के लिए दे दे। वकील साहब, ये ठीक है कि माजिद हमसे किराया नहीं लेता, लेकिन इस फ्लैट में रिजवान की रकम भी लगी हुई थी। वो साफगोई का मुजाहरा करते हुए बोली। इस फ्लैट में आने से पहले हमने सारी जिंदगी किराए के घरों में गुजारी थी। आज से कमोबेश 9 साल पहले माजिद ने रिजवान से कहा कि इसके फ्लैट के सामने वाला डेढ़िया फ्लैट 1,30,000 का बिक रहा है। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। अगर तुम कहीं से 30,000 अरेंज कर लो तो वो फ्लैट मैं खरीद लेता हूँ और तुम इस फ्लैट में रहना शुरू कर दो। इस तरह तुम्हें किराए के घरों से निजात मिल जाएगी। बस पिछले 9 साल से हम इसी फ्लैट में रह रहे हैं। मज़कूरा फ्लैट 9 साल पहले 1,30,000 में खरीदा गया था। मैंने तस्दीक तलब नज़र से आलिया की जानिब देखते हुए पूछा। इस रकम में 1 लाख माजिद के 30,000 रिजवान के थे, लेकिन फ्लैट की मिल्कियत के कागजात माजिद के नाम हैं और इन 9 सालों में माजिद ने आपसे इस फ्लैट का किराया नहीं लिया और अब आपकी अदम मौजूदगी में आपका सामान फ्लैट से बाहर फेंक कर वहाँ माजिद ने अपना ताला लगा दिया है। एम आई राइट? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, जब ये फ्लैट खरीदा गया था तो इसकी मिल्कियत, इस वक्त दोनों भाइयों के बीच कोई तहरीरी मुआहदा भी हुआ था जिससे ये साबित होता हो कि मज़कूरा फ्लैट में किस भाई की कितनी रकम लगी हुई है? ऐसी कोई तहरीर नहीं लिखी गई वकील साहब, वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोली। हालांकि मैंने रिजवान से कहा भी था कि वो कोई एग्रीमेंट तैयार करवा ले, लेकिन वो नहीं माना। मैंने जब भी जोर दिया तो रिजवान ये कहकर टाल गया कि माजिद मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे आसानी फराहम करने के लिए ये फ्लैट खरीदा है और फिर मेरे तो सिर्फ 30,000 लगे हुए हैं, मगर माजिद के तो पूरे 1 लाख रुपए लगे हैं इस फ्लैट में और वो हमसे किराया भी नहीं मांग रहे। 30,000 रुपये देकर मुफ्त के फ्लैट में हम बेफिक्री से रह रहे हैं। तुम इस किस्म के वहम और परेशानी में मुब्तला ना हुआ करो। यह हम भाइयों का मामला है,
तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बस। तो फिर मैं खामोश होकर बैठ गई और आज उसका गला रुंध गया। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने शकस्ता लहजे में कहा, आज भाइयों के इस मामले की वजह से हम माँ बेटी फुटपाथ पर आ गए हैं। मुझे छोड़ें, मैं तो गैर हूँ। इस जालिम ताया के दिल में इतना रहम भी ना आया कि जब आधी रात को उसकी सगी भतीजी मिसबा वापस आएगी तो ये सूरत हाल देकर उस पर क्या गुजरेगी। अगर माजिद के अंदर जरा सी भी गैरत होती तो वो ऐसी हरकत ना करता। मैंने और मेरी बच्ची ने पूरे 2 साल तक इसकी जो खिदमत की, इसका ये सिला दिया है माजिद ने। आप यकीन करें वकील साहब, सफिया के इंतकाल के बाद माजिद बिल्कुल अकेला हो गया था। मैंने और मेरी मिसबा ने इसका बहुत ख्याल रखा है। वो 3 वक्त का खाना हमारे घर में खाता था। कपड़ों की धुलाई मैं करती रही हूँ। इसके फ्लैट को भी हमने शीशे की तरह चमका रखा था। गोया हम तो इसके लिए बस नौकरानियां ही बन गई थीं। मगर इस कदर नाशना शख्स ने हमारे सामान को कूड़े की तरह उठाकर फ्लैट से बाहर फेंक दिया है। बात के इख्तिताम पर वो दोबारा दुपट्टे से अपनी आंखों को खुश्क करने लगी। आप पुलिस के पास नहीं गई थी? मैंने पूछा। ये तो सीधा सीधा पुलिस केस है। आपको माजिद की इस ज्यादती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए थी। वकील साहब, आलिया आज दोपहर में थाने गई थी, डॉक्टर अकरम ने बताया, मगर पुलिस वालों ने इनकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। इनकार का सबब भी तो बताया होगा उन्होंने? मैंने पूछा। मुझे तो लगता है कि माजिद ने यह हरकत सोचे समझे मंसूबे के तहत की है, अकरम ने गहरी संजीदगी से कहा। एक तरफ इसने पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म की और दूसरी जानिब उसने भावज और भतीजी का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। यही वजह है कि पुलिस वालों ने इन मुसीबत ज़दा माँ बेटी से हमदर्दी जताने के बजाय उल्टा इन्हीं से तफ्तीश शुरू कर दी। उन्होंने कहा, बीबी, अगर तुम किराएदार हो तो पहले किराए की रसीद दिखाओ, फिर हम माजिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे, और अगर फ्लैट की मालिक हो तो मिल्कियत के कागजात लेकर आओ। हम यूँ खाली खुली बातों पर रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। हम कहाँ से लाएं किराए की रसीदें और फ्लैट की मिल्कियत के कागजात? आलिया ने भराई हुई आवाज़ में कहा। पुलिस वाले कहते हैं कि कोई सबूत लेकर आओ। बगैर सबूत के कार्रवाई नहीं हो सकती। सबसे बड़ा सबूत तो आपके पड़ोसी हैं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आप इन लोगों को अपने साथ ले जाएं, वो आपकी हिमायत में ज़रूर बोलेंगे। अगर किसी किराएदार से भी मकान खाली कराना हो तो इसके लिए बाकायदा 1 माह पहले नोटिस दिया जाता है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि किसी मकीन की अदम मौजूदगी में उसका सामान बाहर फेंककर घर पर कब्जा कर लिया जाए। इस सिलसिले में तो माजिद पर सीधा सीधा केस भी बन सकता है। वकील साहब, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किसके खिलाफ क्या केस बन सकता है, अकरम ने कहा। फिलहाल तो पेश आमदा सूरत हाल से निमटना है, क्योंकि आज सुबह माजिद ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। ये शातिर शख्स तो कुछ ज़्यादा ही तेज भाग रहा है। आप इस शख्स की टांगें तोड़ सकते हैं वकील साहब, डॉक्टर अकरम ने कहा। कोई ऐसा कानूनी आंकड़ा लगाएं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी महफूज रहे। इन माँ बेटी ने पिछली रात मेरे घर में गुजारी है। क्या आप भी अलनूर अपार्टमेंट्स ही में रहते हैं? मैंने पूछा। नहीं, मैं इस अपार्टमेंट बिल्डिंग की सामने वाली लाइन में रहता हूँ, यानी इसके सामने ही मेरा घर है। इस इलाके में फ्लैट्स वाली बिल्डिंग बहुत कम हैं और ज़मीन वाले घर ज़्यादा हैं। जब रात मुझे पता चला कि आलिया और मिसबा गली में परेशान खड़ी हैं तो मैं इन्हें अपने घर ले गया था, और जब ही मुझे इनकी कहानी पता चली। आपने इसी वक्त रात में माजिद को समझाने की कोशिश नहीं की? मैंने पूछा। वो आपका महल्लेदार भी तो है। जी बिल्कुल, वो मेरा महल्लेदार है, मगर मैंने इसे खासा बदमिजाज पाया है, लिहाजा मैंने इसके मुँह लगने की कोशिश नहीं की। ओके, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, और फिर पूछा, आपको ये कैसे पता चला कि माजिद ने स्टे ले लिया है? इत्तेफाक से आज सुबह मैं अपने एक साथी काम से कोर्ट गया हुआ था, तो वहाँ मैंने माजिद को देखा, डॉक्टर अकरम ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। माजिद पर निगाह पड़ते ही मैं चौंक उठा। वो किसी वकील के साथ बात कर रहा था। वो मुझे नहीं देख सका था, लिहाजा मैं चुपके से उसके अकब में एक सुतून के साथ खड़ा हो गया, और जब ही मैंने इस वकील को कहते हुए सुना, माजिद साहब, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, स्टे ऑर्डर मिल गया है। अब अगर वो माँ बेटी किसी भी हवाले से आपको तंग करने की कोशिश करें या फ्लैट में घुसने का कोई जतन करें तो आप फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दीजिएगा। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। मैं सुबह चूँकि स्टे ऑर्डर के बारे में जान चुका था और मुझे ये भी पता चल गया था
कि पुलिस ने इस अफसोसनाक वाकये की रिपोर्ट दर्ज करने से भी इनकार कर दिया है। तो फिर मुझे यही मुनासिब महसूस हुआ कि आलिया को भी किसी वकील ही से मदद लेना चाहिए ताकि इस मामले को बाअहसन तरीक निपटाया जा सके। आपने बिल्कुल ठीक किया डॉक्टर साहब। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपका क्लिनिक कहाँ पर है और क्या आज आप क्लिनिक नहीं गए? मेरा क्लिनिक लसबेला चौक के नज़दीक है, उसने बताया, और इस वक्त मेरा बेटा क्लिनिक पर मौजूद है। आपसे फारिग होने के बाद मैं सीधा क्लिनिक ही जाऊंगा। हम दोनों बाप बेटा मिलकर क्लिनिक चलाते हैं। बहुत खूब। गोया क्लिनिक घर के नज़दीक ही है, मैंने कहा। अलनूर अपार्टमेंट्स गार्डन वेस्ट के इलाके लसबेला के करीब वाक़ थे। दोनों मकामात में वॉकिंग डिस्टेंस था, डॉक्टर अकरम ने बताया। मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पर सक्खर से है, लेकिन पिछले 25 साल से मैं कराची में हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में शिफा रखी है। सैयदजादा हूँ। अल्लाह के करम से मामला चल रहा है। होम्योपैथी वैसे भी रूहानियत की एक शाख है। शायद मैं आपको ये बताना भूल गया कि डॉक्टर अकरम होम्योपैथिक डॉक्टर थे, मैंने कहा। डॉक्टर साहब, अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर भी होम्योपैथी का मोतरिफ हूँ। इससे बड़ा कोई तरीका इलाज नहीं, बशर्ते कि डॉक्टर काबिल हो। ये तो बुनियादी शर्त है वकील साहब, वो अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। शोबा चाहे डॉक्टरी का हो या कोई और, अगर बंदा काबिल नहीं है तो फिर वो झक्की मारेगा और लोगों को धोखा ही देगा। वजह फरमाया आपने, मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई। आप मेरा केस तो समझ गए हैं ना? आलिया ने मेरी जानिब देखते हुए कहा। जी बिल्कुल समझ गया हूँ, मैंने कहा, लेकिन मसला ये है कि ना तो आप किराएदार हैं और ना ही मालिक मकान, लिहाजा ये केस इतना सीधा नहीं है जितना आप समझ रही हैं। ऊपर से माजिद ने आज अदालत जाकर स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया है, जिसके मुताबिक आपको और आपकी बेटी को फ्लैट नंबर 302 अलनूर अपार्टमेंट्स में दाखिल होने से कानूनन रोक दिया गया है। इसका मतलब है कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते? वो मायूसी भरे लहजे में बोली। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की आलिया साहिबा, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैं कभी नाउम्मीद या मायूस नहीं होता। इस वक्त शाम हो रही है, लिहाजा अदालत में जाकर तो कुछ नहीं किया जा सकता। मैं कल सुबह अदालत जाकर इस केस की तफसीलात जानने की कोशिश करता हूँ ताकि पता चले कि माजिद ने किस नौइयत की दरख्वास्त दायर की है जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तिनाई जारी कर दिया है। ये बातें मेरे इल्म में आ जाएं तो मैं अमली कदम उठाने की पोजीशन में आ सकूँगा। जब तक हम माँ बेटी का क्या होगा? हम कहाँ जाएं? आलिया ने दुखी लहजे में कहा। हम घर से बेघर हो गए हैं, हमारा सामान उधर बिल्डिंग के कंपाउंड में पड़ा है। यह भी कोई ज़िंदगी है? बहन, इंसान की ज़िंदगी में हर तरह का वक्त आता है, अकरम साहब ने कहा। इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए। अगर इंसान हिम्मत को जवान रखे तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी गुजर ही जाता है। आप खुद को बेघर न समझें। जब तक आपकी रिहाइश का मसला मुस्तकिल तौर पर हल नहीं हो जाता, आप दोनों माँ बेटी मेरे घर में सुकून से रह सकती हैं। आपकी मेहरबानी है डॉक्टर साहब, जो आप हम लोगों के लिए इतना भी कर रहे हैं। आलिया अकरम की जानिब देखते हुए ममनूनियत भरे लहजे में बोली। हम आप पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते। ये क्या बात कर दी आपने? बोझ कैसा? अकरम ने गहरी संजीदगी से कहा। पड़ोसी और महल्लेदार आखिर किस मर्ज़ की दवा होते हैं? आलिया जी, अदालत के हुक्म इम्तिनाई के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई है, इसके मुताबिक आपको कुछ अरसे के लिए तो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। अब अगर ज़बरदस्ती आप अपने घर में दाखिल होने की कोशिश करेंगी तो कानून की नज़र में मुजरिम हो जाएंगी। इस मामले से निमटने और माजिद को नुकेल डालने के लिए अब हमें बाकायदा मुकदमा लड़ना पड़ेगा। मुझे कल अदालत जाकर माजिद की दरख्वास्त का जायज़ा लेने दें, फिर देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। आलिया बहन, अगर आप चाहें तो अपना सामान भी मेरे घर में रखवा दें, अकरम ने पेशकश की। वकील साहब ने बाकायदा केस लड़ने की बात की है तो अब आपको मुतमईन हो जाना चाहिए। मेरे घर में इंशाअल्लाह आपको कोई तकलीफ़ या कमी महसूस नहीं होगी। सैयद साहब, मैं आपके खुलूस नीयत और जज्बा हमदर्दी की कदर करता हूँ, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। आपने अब तक आलिया साहिबा के लिए जो किया और आइंदा जो करना चाहते हैं, मैं इसे कदर की निगाह से देखता हूँ, लेकिन सामान उठाने की अभी गलती नहीं कीजिएगा। मैं समझा नहीं वकील साहब। डॉक्टर अकरम ने सवालिया नज़र से मेरी जानिब देखा। इसमें गलती वाली कौन सी बात है? माजिद अदालत से स्टे ऑर्डर ले चुका है, जैसा कि आपने मुझे बताया है।
میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ جی یہ تو ہے، مگر اسٹے آرڈر سے سامان اٹھانے کا کیا تعلق ہے؟ اس کے لہجے میں الجھن در آئی۔ بڑا گہرا تعلق ہے سید صاحب، میں نے کہا۔ پھر پوچھا کہ آپ لوگوں کا تھانہ کون سا لگتا ہے؟ سولجر بازار پولیس اسٹیشن، ڈاکٹر اکرم نے جواب دیا۔ میں نے اکرم سے مزید کوئی بات کرنے سے پہلے تھانہ سولجر بازار کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری جانب جس بندے نے فون اٹینڈ کیا، میں نے اس سے کہا، اپنے انچارج صاحب سے بات کرا دیں۔ آپ کون؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے سر، 1 منٹ ہولڈ کریں۔ میں نے ہولڈ کر کے باری باری اکرم اور عالیہ کی جانب دیکھا۔ اس دوران میں میرا رابطہ تھانہ انچارج سے کروا دیا گیا۔ میں نے ماجد والے اسٹے آرڈر کی تفصیلات بتانے کے بعد پوچھا، آپ مذکورہ فلیٹ کا جائزہ لینے کب جا رہے ہیں؟ یہ اسٹے آرڈر کب جاری کیا گیا ہے؟ تھانہ انچارج نے مجھ سے پوچھا۔ آج صبح، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ کل تک آپ کو عدالت کی چٹھی موصول ہو جائے گی۔ اچھی بات ہے، وہ رکھائی سے بولا۔ جب چٹھی ملے گی تو دیکھا جائے گا۔ تھانہ انچارج کے انداز سے میں نے محسوس کر لیا کہ یہ کیس اس کے ذہن میں ضرور تازہ ہو گیا ہوگا۔ آج عالیہ بھی اپنی فریاد لے کر تھانے گئی تھی، لیکن تھانے والوں نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا، انچارج صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا بندہ میری موجودگی میں جائے وقوع کا جائزہ لینے جائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وکیلوں سے دور ہی رہا جائے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، خصوصاً آپ جیسے ہوشیار وکیلوں سے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر تصدیق طلب لہجے میں پوچھا، تو آپ نے اس عورت کا کیس پکڑ لیا ہے؟ آپ کس عورت کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ آپ اتنے بھولے بھی نہیں ہیں بیگ صاحب، اور نہ ہی اتنے فارغ کہ کیس کنفرم کیے بغیر آپ کسی کے معاملے میں دلچسپی لیں۔ اس نے مجھ پر چوٹ کی۔ میں اسی عورت کا ذکر کر رہا ہوں جس کے خلاف ہونے والے اسٹے آرڈر کے لیے آپ بے قرار ہو رہے ہیں۔ آپ بھی سادگی کا لبادہ اتار دیں انچارج صاحب، میں نے ترکی بترکی کہا۔ یہی مظلوم عورت فریاد لے کر تھانے آئی تھی، مگر آپ نے اس کی داد رسی نہیں کی۔ ہماری بعض محکمہ جاتیاں مجبوریاں ہوتی ہیں وکیل صاحب، جنہیں آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے، وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ آپ رپورٹ لکھنے کے لیے بھی بنیادی طور پر کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عورت نہ تو کرایہ دار ہے اور نہ ہی مالک مکان، اور آپ کو شاید پتہ نہیں کہ فلیٹ کے مالک نے اپنی درخواست میں کس قسم کی شکایات درج کی ہیں۔ وہ پتہ میں کر لوں گا، میں نے کہا۔ آپ سے جس تعاون کی درخواست کی ہے، آپ ذرا غور فرمائیں۔ اگر کل ہمیں عدالت کا آرڈر موصول ہو گیا تو میں تقریباً 4 بجے اپنے کسی اہلکار کو موقع پر بھیجوں گا، انچارج نے جواب دیا۔ میں نے شکریہ ادا کرنے کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ عالیہ نے کہا، وکیل صاحب، آپ سے تو تھانے دار بڑے اچھے انداز میں بات کر رہا تھا، ہمیں تو اس نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی تھی۔ یہ سب وقت کی اور حالات کی بات ہوتی ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ویسے میں آپ کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ کون سی بات وکیل صاحب؟ عالیہ نے پوچھا۔ کہ ماجد نے پولیس والوں کی مٹھی بھی گرم کر رکھی ہے، میں نے بڑے وثوق سے کہا۔ میں نے تھانہ انچارج کی گفتگو سے یہ بات محسوس کی ہے۔ یہ پولیس والے ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت تو نہیں کھڑی کر دیں گے؟ وہ وحشت بھرے لہجے میں بولی۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے اسے تسلی دی، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی، میں ان معاملات سے نمٹ لوں گا۔ بس ایک بات دھیان میں رکھیں کہ آپ کو منوعاً میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ جی میں عمل کروں گی، وہ فرما برداری سے بولی۔ جیسا کہ ابھی تھانہ انچارج نے بتایا ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو کل 4 بجے موقع کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے گا، میں نے کہا۔ ماجد نے جو رپورٹ درج کرائی ہے اور جس کے نتیجے میں عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہے، اسی سلسلے میں پولیس تفتیش کرنے آپ کی بلڈنگ تک پہنچے گی۔ آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں رہتے ہوئے باہر گلی میں دیکھتی رہیے گا۔ جیسے ہی پولیس افسر نظر آئے، آپ فوراً اپنے سامان کے پاس پہنچ جائیں اور سامان میں سے کوئی چیز نکالنا شروع کر دیں، اور اسی دوران میں موقع پا کر اس پولیس والے کو اپنے حالات سے آگاہ کر دیں۔ گھبرانے یا ہچکچانے کی ضرورت نہیں، میں وہیں آس پاس موجود رہوں گا۔ اب میں سمجھ گیا کہ آپ نے عالیہ بہن کے سامان کو نہ اٹھوانے کی بات کیوں کی تھی، ڈاکٹر اکرم نے کہا۔ سید صاحب، آپ ہی کوئی ایسا بندوبست کر دیں کہ جیسے ہی پولیس کا کوئی اہلکار النور اپارٹمنٹس پہنچے، عالیہ کو خبر ہو جائے، میں نے ڈاکٹر اکرم سے کہا۔ یہ ایک سنہری موقع ہوگا، اس سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اگر عالیہ پولیس کے تفتیشی افسر کو اپنی وپتا سنانے میں کامیاب ہو گئیں تو باقی کے معاملات کو میں سنبھال لوں گا۔
एक लम्हे को रुक कर मैंने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, माजिद बहुत काइया शख्स है, इसे घेरने के लिए चारों जानिब से अटैक करना होगा। आप यकीनन मेरी बात समझ गए होंगे। बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ वकील साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ये बंदोबस्त हो जाएगा। मैं शाम में क्लिनिक जाता हूँ और 4 बजे तो मैं अपने घर पर ही होता हूँ। मैं गली में किसी बच्चे की ड्यूटी लगा दूंगा। जैसे ही कोई पुलिस वाला अल नूर अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग के सामने पहुंचेगा, मुझे इत्तला हो जाएगी। गुड। मैंने सताइशी नज़र से उनकी तरफ देखा। अब हमारे लिए क्या हुक्म है वकील साहब? डॉक्टर अकरम अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए बोला। मुझे ये समझने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि वो अपने क्लिनिक जाने के लिए बेचैन हो रहा था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अब आप लोग जा सकते हैं। मैंने तमाम पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। कोई बात अगर रह गई तो मैं कल आपसे पूछ लूँगा। मैं सुबह ही अदालत जाकर इस मामले को निपटाने की कोशिश शुरू कर देता हूँ। चंद दिन तो लग जाएंगे, लेकिन आप लोगों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं सूरत हाल को संभाल लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आलिया ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। आपने मेरे जहन का बोझ बड़ी हद तक हल्का कर दिया है। फिर मैंने अपनी मेज़ की दराज में से वकालतनामा निकालकर इसमें मुतालिका इंदराज किया और आलिया की जानिब बढ़ाते हुए कहा, आप इस पर दस्तखत कर दें। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। डॉक्टर ने कहा, वकील साहब, वकालतनामा तो साइन हो गया, अब आप अपनी फ़ीस भी बता दें ताकि हम यहाँ से पूरे इत्मीनान के साथ रुखसत हों। मैंने इन्हें फ़ीस की रकम बताई। आलिया ने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर अकरम ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और मतलूबा रकम गिनकर मेरी जानिब बढ़ा दी। मैंने गिने बगैर वो रकम अपनी मेज़ की दराज में रखी और फ़ीस की वसूली की रसीद लिखकर उन्हें दे दी। वकील साहब, आप पैसे गिन लेते तो अच्छा था, आलिया ने कहा। मैंने गिन लिए हैं, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो हैरत भरे लहजे में बोली, कब गिने आपने? डॉक्टर साहब के साथ साथ, मैंने जवाब दिया। आलिया बहन, ये वकील साहब हैं, डॉक्टर अकरम ने कहा। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। अकरम के तबसरे पर आलिया मुस्कुराए बिना न रह सकी। मुझे ये देखकर कदरे इत्मीनान महसूस हुआ कि उसकी परेशानी में खातिर खा कमी वाक़ हुई थी और ये मेरी कामयाबी का पहला ज़ीना था। आलिया साहिबा, कल जब मैं आपके पास आऊँगा तो फिर आपसे माजी के हवाले से भी अहम सवाल करूँगा ताकि हमारे केस में जान पड़ जाए। मैंने कहा, मेरी आमद का मकसद भी यही है कि मैं आपके पड़ोसियों से भी पूछताछ करना चाहता हूँ। अगर मुझे 2-3 ऐसे अफराद मिल गए जो आपकी हिमायत में बोल सकते हों तो ये आपके हक़ में बेहतर रहेगा। इन दोनों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और रुखसत हो गए। इसी रात जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था तो मेरे घरेलू फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और कहा, हेलो बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब से डॉक्टर अकरम थे। मैंने कहा, वालेकुम सलाम। इस वक्त फ़ोन करने के लिए बेहद माजरत खा हूँ, वो आजिज़ी से बोला, लेकिन बात ही ऐसी है कि आपके इल्म में लाना बहुत ज़रूरी है। जी बताएं सैयद साहब, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। सब खैरियत तो है ना? जनाब, मैं क्लिनिक से घर आया हूँ तो मुझे पता चला है कि माजिद ने आलिया वाले घर में किसी को बसा लिया है, उसने परेशानी भरे लहजे में बताया। मतलब कोई किराएदार आ गया है इस फ्लैट में? पता नहीं जनाब, वो कोई किराएदार है या माजिद की गहरी चाल, वो घबराहट आमेज अंदाज में बोला। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि वो लोग जहां के कोई रिश्तेदार हैं। ओह, तो ये बात है, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। इसका मतलब ये है कि इस तमाम तर साजिश के पीछे माजिद की दूसरी बीवी जहां का हाथ है। सारी डोरियां वही हिला रही है। माजिद तो एक पपेट की तरह नाच रहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया है बेग साहब, वो तायदी अंदाज में बोला। जब तक माजिद ने दूसरी शादी नहीं की थी तमाम मामलात नॉर्मल अंदाज में चल रहे थे। माजिद और आलिया में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन इस औरत के आते ही सब कुछ उलट कर रह गया है। पहले इसने अपने किसी भांजे के लिए आलिया की बेटी का रिश्ता मांग लिया। जब आलिया ने इनकार किया तो वो इन माँ बेटी की दुश्मन हो गई। इसने माजिद की इस तरह ब्रेन वॉशिंग की कि उसने भावत से फ्लैट खाली करने का मुतालबा कर दिया। ये मुतालबा 2-4 बार दबी ज़बान में दोहराया गया और फिर एक रात मौका मिलते ही इन माँ बेटी की अदम मौजूदगी में इनका सामान फ्लैट से बाहर फेंक कर फ्लैट को लॉक कर दिया गया। ये बात आपने पहले नहीं बताई थी कि माजिद ने आलिया से घर खाली करने का मुतालबा भी किया था, मैंने कहा। हाँ, ये बात बताना हम भूल गए, वो माजरत खाना अंदाज में बोला।
عالیہ کے انکار کے بعد جہاں آرا نے اس کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی تھی۔ وہ مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے شوہر کو عالیہ کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی، جس کے نتیجے میں ماجد نے عالیہ کو فلیٹ خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اوکے، میں نے معتدل انداز میں کہا، گویا ماجد سے زیادہ ہمارا فوکس جہاں آرا پر ہونا چاہیے، کیونکہ اس سارے فساد کی جڑ یہی عورت ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ اس عورت کا زہر نکالنے کے لیے ہمیں اس کے ماضی سے اچھی طرح آگاہی حاصل کرنا ہوگی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اور اس سلسلے میں آپ کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہے۔ کیسا کردار بیگ صاحب؟ وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ کل تک صبر کریں، میں آج رات آپ کے لیے کوئی کردار سوچتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر آپ نے میری ہدایت پر عمل کیا تو اس کیس پر گہرے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، انشاءاللہ، وہ خلوص دل سے بولا۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد ہمارے بیچ ٹیلی فونک رابطہ منقطع ہو گیا۔ آئندہ روز میں عدالت میں پیش ہوا، مطلب یہ کہ عالیہ والے معاملے کے سلسلے میں پیشکار سے جا کر ملا۔ میں نے اسے اپنا وکالت نامہ دکھایا اور عالیہ کی مظلومیت کے بارے میں مختصراً زبانی بھی بتایا، پھر وکالت نامہ عدالت میں داخل کر دیا۔ وکالت نامہ تو مجھے داخل کرنا ہی تھا، جو کہ اسی مقصد سے میں نے گزشتہ روز عالیہ سے سائن کروا لیا تھا۔ پیشکار کو اس واقعے کی حقیقت سے آگاہ کرنا میرے منصوبے کا پہلا قدم تھا، بلکہ دوسرا قدم تھا۔ پہلے قدم کے سلسلے میں میں نے عالیہ کو ہدایات دے دی تھیں کہ تفتیشی افسر کی موجودگی میں اسے کیا کرنا ہے۔ اصل میں زمینی حقائق کو اگر دیکھا جاتا تو اس کیس میں ماجد کی پوزیشن زیادہ مضبوط تھی۔ متنازع فلیٹ اس کی ملکیت تھا اور اس وقت ماجد نے مذکورہ فلیٹ میں کسی فیملی کو بھی بسا لیا تھا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا، دعویٰ جھوٹا، قبضہ سچا، اور عالیہ کے پاس جھوٹا دعویٰ کرنے کا بھی کوئی جواز یا کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی طرح یہ ثابت کر سکتی تھی کہ وہ کرایہ دار کی حیثیت سے 2 روز پہلے تک وہاں رہائش پذیر تھی۔ جو کچھ بھی ثابت کرنا تھا مجھے ہی ثابت کرنا تھا، اور میں نے اس سلسلے میں اپنا ذہن بنا لیا تھا۔ پیشکار سے میں اسٹے آرڈر کی ایک نقل حاصل کرنا نہیں بھولا تھا۔ ویسے حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ پیشکار کو میں ماجد کی کمینگی اور عالیہ کی بے بسی کا احساس دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے مذکورہ اسٹے آرڈر کی نقل کو بغور پڑھا۔ ماجد نے اپنی درخواست میں عالیہ کو ایک عیار اور چال باز عورت کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق متنازع فلیٹ ماجد کی ملکیت تھا۔ یہ فلیٹ اس نے اپنی ذاتی پیسوں سے خریدا تھا۔ اس فلیٹ میں نہ تو کوئی شراکت دار تھا اور نہ ہی یہ موروثی فلیٹ تھا، مطلب یہ کہ مذکورہ فلیٹ ان کے والد کی ملکیت نہیں تھا، جو کسی بھی زاویے سے عالیہ وراثت کے حوالے سے اپنے مرحوم شوہر رضوان کے لیے کسی حق کی دعوے داری کرتی۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ماجد نے اس فلیٹ کی ملکیت کے کاغذات کی نقول بھی ساتھ منسلک کر دی تھی، جن سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ مذکورہ فلیٹ کا اصل مالک ماجد علی ہی تھا۔ ماجد نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنی درخواست میں بتایا تھا کہ رضوان اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ رضوان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا اور نہ ہی اس کی ایسی پوزیشن تھی کہ کبھی اپنا گھر بنوا سکے۔ اس صورتحال میں ترس کھا کر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو اس فلیٹ میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دے دی، تاکہ وہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ ہو جائے۔ یہ لوگ ایک طویل عرصے تک اس فلیٹ میں مقیم رہے۔ پھر جب ماجد کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد عالیہ کا مزاج بالکل بدل گیا اور وہ اکثر ماجد کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ بھی اختیار کرنے لگی۔ ماجد اپنے بھائی کے رشتے کی وجہ سے خاموش تھا۔ اس طویل عرصے کے دوران میں ماجد نے نہ تو کبھی ان لوگوں سے کوئی کرایہ لیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اور مطالبہ کیا تھا، لیکن عالیہ کے بدلتے ہوئے رویے نے ماجد کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے خود سے دور کر دے۔ یہ صورتحال اس وقت مزید سنگینی اختیار کر گئی جب ماجد نے جہاں آرا سے شادی کی۔ عالیہ بات بات پر جہاں آرا سے جھگڑا کرنے لگی تھی۔ دونوں فلیٹس کے دروازے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، لہٰذا صرف نظر کرنا ممکن نہیں تھا۔ ماجد عالیہ اور جہاں آرا کے جھگڑوں سے اتنا تنگ آ گیا کہ اس نے عالیہ سے کہا، بھابھی، برائے مہربانی آپ میرا فلیٹ خالی کر دو، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر عالیہ بفر گئی اور دعویٰ کرنے لگی کہ یہ فلیٹ جتنا ماجد کا ہے اتنا ہی رضوان کا بھی ہے، کیونکہ اس فلیٹ کی خریداری کے وقت رضوان نے بھی کافی رقم ملائی تھی، لہٰذا عالیہ اپنے مرحوم شوہر کی بیوہ کی حیثیت سے وہاں رہائش اختیار کرنے کا حق رکھتی ہے۔ ماجد کے مطابق وہ اپنی بھاوج کے تیور دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اسے اس خدشے نے گھیر لیا کہ کہیں یہ چال باز عورت اس کے فلیٹ پر قبضہ ہی نہ کر بیٹھے۔
لہٰذا جب زبان سے بار بار سمجھانے کا کوئی اثر عالیہ پر نہ ہوا تو پھر ماجد نے بزور بازو اپنا فلیٹ خالی کروا لیا۔ مذکورہ 2 درخواستوں میں کئی ایک ضمنی باتیں بھی تھیں، لیکن میں نے آپ کو وہی بتائی ہیں جو ضروری تھیں۔ ماجد نے فلیٹ کو بزور بازو خالی کرانے والے معاملے کی وضاحت نہیں کی تھی، جس کا سلیس اردو میں یہ مطلب تھا کہ میں نے اپنی بھاوج کی عدم موجودگی میں ان کا سامان اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا۔ اگر اس درخواست کے دائر ہونے سے پہلے عالیہ کی جانب سے کوئی وکیل عدالت میں پیش ہو جاتا اور جج پر عالیہ کی پوزیشن کو واضح کرنے کے بعد اس اسٹے آرڈر کو رکوانے کے حق میں دلائل دیتا تو عالیہ عدالت کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی، کیونکہ بفرض محال اگر عالیہ نے مذکورہ فلیٹ پر قبضہ کر رکھا تھا اور کسی بھی صورت وہ فلیٹ خالی کرنے کو تیار نہیں تھی تو ان حالات میں بھی قانون مالک مکان کو اپنے بازو کی قوت آزمانے کی اجازت نہیں دیتا۔ انصاف حاصل کرنے کے لیے ماجد کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا۔ یہ فیصلہ عدالت کو کرنا تھا کہ مذکورہ فلیٹ کا اصل مالک کون ہے، اور اگر کوئی غیر متعلق شخص اس فلیٹ پر قابض ہو بیٹھا ہے تو اسے خالی کروانے کا طریقہ کار بھی عدالت ہی کو طے کرنا تھا۔ عدالت کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن یہاں صورتحال آپوں آپ عالیہ کے خلاف چلی گئی تھی۔ اول اس کی جانب سے رپورٹ درج نہیں کی گئی تھی، کیونکہ ماجد پولیس کی مٹھی گرم کر کے ان لوگوں کی ہمدردی اپنے حق میں ہموار کر چکا تھا۔ دوئم، عالیہ کی عدالت پہنچنے سے پہلے ماجد اسٹے آرڈر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سوئم، عالیہ کا مذکورہ فلیٹ پر سے قبضہ ختم ہو گیا تھا۔ موجودہ صورتحال عالیہ کے خلاف تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے اپنے اسٹروکس کس کس ایریے میں کھیلنا ہوں گے۔ میں نے فیلڈ کا جائزہ لے لیا تھا۔ ماجد کی رپورٹ میں بہت سے گیپ مجھے دکھائی دے رہے تھے جہاں میں بڑی آسانی کے ساتھ چوکے چھکے لگا سکتا تھا۔ ماجد نے جس قسم کی درخواست دائر کی تھی اس میں بعض مقامات پر وہ خود پھنستا ہوا نظر آتا تھا۔ میں یہ تو معلوم کر چکا تھا کہ پولیس تفتیش کرنے 4 بجے جائے وقوع پر پہنچے گی، لہٰذا عدالتی بکھیڑوں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے پسندیدہ ریسٹورانٹ میں لنچ کیا، پھر النور اپارٹمنٹس کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا۔ میں نے گزشتہ روز عالیہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ پولیس کے سامنے اپنا کردار ادا کرے گی تو میں بھی موقع پر موجود ہوں گا، لہٰذا میں کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ تفتیشی افسر کی آمد سے قبل مجھے تھوڑا ہوم ورک کرنا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی ایک مناسب مقام پر پارک کی اور سبک قدموں سے چلتے ہوئے النور اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ بلڈنگ کے دروازے پر ہی چوکیدار سے میری ملاقات ہو گئی۔ اس کا نام داؤد تھا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ماجد صاحب کے گھر جانا ہے، وہ اوپر 305 میں رہتے ہیں۔ داؤد نے جواب دیا، لیکن اس وقت ماجد صاحب خود گھر میں نہیں ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا، میں ان کی وائف سے بات کر لوں گا۔ چوکیدار نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اگر میں عالیہ سے ملاقات کی بات کرتا تو شاید وہ مجھے اوپر جانے کی اجازت نہ دیتا اور یہ کہہ کر روک لیتا کہ عالیہ اب اس فلیٹ میں نہیں رہتی۔ میں نے سینے کی جانب بڑھتے ہوئے بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں عالیہ کے سامان کا ڈھیر بھی دیکھ لیا تھا۔ النور اپارٹمنٹس کا کمپاؤنڈ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہاں 10-12 موٹر سائیکلوں کے علاوہ 2-3 گاڑیاں پارک کی جا سکتی تھیں۔ اسی کمپاؤنڈ کے ایک کونے میں داخلی دروازے کے قریب عالیہ کا سامان ڈھیر کیا گیا تھا۔ 3rd فلور کے تمام رہائشیوں کے بارے میں نے عالیہ سے معلومات حاصل کر رکھی تھیں، لہٰذا مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ فلیٹ نمبر 301 میں ایک ہندو فیملی رہتی تھی، لیکن اس وقت مذکورہ فلیٹ بند تھا۔ یہ لوگ کسی تقریب میں شرکت کے لیے حیدرآباد گئے ہوئے تھے۔ فلیٹ نمبر 304 پر بھی تالا پڑا ہوا تھا۔ یہ کسی بٹ صاحب کا فلیٹ تھا جو آج کل پنجاب کے دورے پر نکلے ہوئے تھے۔ باقی بچتے تھے 4 فلیٹ: 305 جہاں ماجد کی رہائش تھی، 302 جہاں سے ماجد نے عالیہ کو بے دخل کر کے وہاں اپنی نئی بیوی کے کسی رشتہ دار کو آباد کر لیا تھا، 303 میں مجاہد علی نامی ایک شخص رہتا تھا جو یونیفارم کے ایک اسٹور پر ملازم تھا، جبکہ 306 میں انیس عباسی رہتے تھے جو ایک ریٹائرڈ افسر تھے اور آج کل گھر ہی میں آرام کرتے تھے۔ میں نے عباسی کے دروازے کی گھنٹی بجا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بچے نے باہر جھانکا۔ اس کے پیچھے کوئی عورت بھی تھی جو میرے اندازے کے مطابق عباسی کی بیوی ہو سکتی تھی۔ اس عورت نے اجنبی نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، جی فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ عالیہ صاحبہ کس گھر میں رہتی ہیں؟ میں نے شائستہ لہجے میں استفسار کیا۔
وہ سامنے 302 میں۔ اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا، لیکن وہ کچھ بولتے بولتے رک گئی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا؟ وہ اب اس فلیٹ میں نہیں ہے، وہ مبہم انداز میں بولی۔ اگر آپ نے اسے ملنا ہے تو بلڈنگ کے باہر سامنے والے گھر میں چلے جائیں، وہ آپ کو ڈاکٹر اکرم کے گھر میں ملے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یہ گھر انہوں نے کب چھوڑا ہے؟ چھوڑا نہیں، چھڑوا دیا گیا ہے، اس نے بتایا۔ 2 روز پہلے اس کا سامان باہر پھینک دیا گیا تھا۔ عورت کے لہجے میں مجھے عالیہ کے لیے ہمدردی محسوس ہوئی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، کس نے عالیہ کا سامان باہر پھینکا ہے؟ پھر میں نے ایسی اداکاری کی جیسے مجھے کچھ یاد آ گیا ہو۔ میں نے گیٹ کے باہر کسی کے سامان کا ڈھیر لگا دیکھا ہے۔ جی، وہ عالیہ ہی کا سامان ہے، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، اور یہ نیک کام عالیہ کے جیٹ نے کیا ہے۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں اور مجھے آپ سے یہ بات کرنا چاہیے یا نہیں، وہ بڑی سادگی سے بولی، لیکن آپ نے خون سفید ہو جانے کا محاورہ ضرور سنا ہوگا۔ وہ خاتون تعلیم یافتہ اور خوش ذوق معلوم ہوتی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کا اشارہ ماجد کے خون سفید ہو جانے کی طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی اور سوال کرتا، فلیٹ کے اندر سے ایک مردانہ آواز ابھری، شگفتہ، کون ہے دروازے پر؟ کوئی صاحب عالیہ سے ملنے آئے ہیں، شگفتہ نے جواب دیا۔ اس بدنصیب عورت سے ملنے کے لیے اب اس بلڈنگ میں آنا ضروری نہیں، مردانہ آواز نزدیک آتی سنائی دی۔ پھر وہ شخص دروازے پر موجود تھا، گویا میں اس وقت انیس عباسی کے روبرو کھڑا تھا۔ اس ریٹائر آفیسر کی عمر 60 سے زیادہ تھی۔ بعد ازاں مجھے پتہ چلا کہ وہ کچھ عرصے پہلے کسی محکمے سے ریٹائرڈ ہوا تھا۔ مذکورہ محکمے میں وہ سیکشن آفیسر ہوا کرتا تھا۔ عباسی کو دیکھ کر اس کی بیوی شگفتہ گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ اب عباسی براہ راست مجھ سے مخاطب تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جناب، یہ کیسے ہو گیا؟ عالیہ کو اس گھر سے کیوں بے دخل کر دیا گیا؟ بھائی صاحب، ان لوگوں کا کوئی گھریلو معاملہ ہے، اس نے بتایا۔ رضوان تو اب اس دنیا میں رہا نہیں، لیکن جب سے ماجد نے دوسری شادی کی ہے، دونوں بھائیوں کی بیویوں میں اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ پھر موقع پا کر ماجد نے بھاوت کا سامان باہر پھینکوا دیا۔ عباسی صاحب، جب آپ کو پتہ ہے کہ ماجد نے اپنی بیوہ بھاوت کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو آپ نے اس زیادتی پر احتجاج کیوں نہیں کیا؟ بھائی صاحب، یہ ان کا گھریلو معاملہ ہے، میں کیسے دخل دے سکتا ہوں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ حق ہمسائیگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے عباسی صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ عالیہ پچھلے 9 سال سے اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ بے قصور بلکہ مظلوم ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ رسان سے بولا، لیکن مجھے کسی کے گھریلو معاملات میں ٹانگ اڑانے کا کوئی شوق نہیں۔ اپنی بیوی کی نسبت وہ خاصا روکھا اور اکھڑ مزاج نظر آتا تھا۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا، عباسی صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ عالیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان لوگوں کا گھریلو معاملہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کھلی غنڈہ گردی بھی ہے۔ آپ اپنی خاموشی سے ماجد جیسے غنڈوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ایک دن یہ آپ کو بھی کسی مصیبت میں گرفتار کر سکتے ہیں۔ جس وقت عالیہ کی عدم موجودگی میں ماجد اس کے سامان کو باہر پھینکوا رہا تھا، آپ سب پڑوسی باہر نکل آتے اور اس کی اس ظالمانہ کارروائی پر احتجاج کرتے تو اسے اس حرکت سے باز رکھنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ جناب، آپ کی بات میں وزن تو ہے، وہ سرسری لہجے میں بولا، لیکن اس نفسا نفسی کے دور میں کون کسی کی پرواہ کرتا ہے؟ عباسی جیسے بے حس شخص سے مزید کوئی بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا، لہٰذا میں واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اسی لمحے فلیٹ نمبر 302 کا دروازہ کھلا اور ایک 25-26 سالہ نوجوان نے باہر جھانکا۔ یہ وہی فلیٹ تھا جہاں 2 روز پہلے تک عالیہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر تھی، لیکن اب یہاں ماجد نے اپنے سسرالی رشتہ داروں کو آباد کر دیا تھا۔ اس نوجوان کا حلیہ عجیب سا تھا، سانولی رنگ کا، سیاہ فام افریقی باشندوں کی طرح موٹے موٹے ہونٹ اور چہرے کے نقوش میں تناسب کا فقدان۔ اس کی آنکھوں کے زاویے میں بھی تضاد تھا، وہ بیک وقت مشرق و مغرب میں دیکھتا نظر آتا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ بڑے بھونڈے انداز میں مسکرایا اور بڑی بے تکلفی سے بولا، آپ آنٹی عالیہ سے ملنے آئے ہیں؟ ہاں، میں نے کہا، مگر تم کون ہو اور عالیہ کے گھر میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میرا نام فیض ہے، وہ بڑی فخر سے بولا۔ عالیہ آنٹی کی بیٹی سے میری شادی ہونے والی ہے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں، اور عالیہ آنٹی دوسرے گھر میں چلی گئی ہیں۔ میں اپنی مما کے ساتھ اس فلیٹ میں رہتا ہوں، لیکن مما اس وقت گھر میں نہیں ہیں، وہ آنٹی جہاں آرا کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہیں۔
वो सोचे समझे बगैर बोलता चला गया था, जिससे मुझे उसकी ज़हनी सेहत पर शक हुआ। इसके एबनॉर्मल होने में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी। मुझे ये समझने में चंदा कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि फैज़ जहां का वही भांजा था जिसके लिए उसने आलिया की बेटी मिसबा का रिश्ता मांगा था। आलिया ने इस रिश्ते से इनकार करके अक्लमंदी का सबूत दिया था। ये पागल तो शादी ही के काबिल नहीं था। अंकल, आप मेरी शादी में आएंगे ना? फैज़ ने बड़ी लगावट से कहा। मुझे इसकी ज़हनी कैफियत पर अफसोस हुआ। जहां आरा ने इसके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि वो मिसबा से उसकी शादी करवा कर ही दम लेगी। मैंने फैज़ से पूछा, क्या आलिया की बेटी तुम्हें बहुत अच्छी लगती है? जी, बहुत अच्छी लगती है। वो छोटे बच्चों की तरह खुश होते हुए बोला, मुझे मिसबा से मोहब्बत हो गई है। मैंने फैज़ के कंधे पर हाथ रखा और उसे चलाते हुए जीने की तरफ ले आया। इस कार्रवाई के दो मकासद थे। नंबर 1, मैं नहीं चाहता था कि हमारी गुफ्तगू सुनकर 305 में से कोई निकल आए। नंबर 2, जीने के साथ ही गैलरी बनी हुई थी जहां से बिल्डिंग का कंपाउंड नजर आता था। मैं वहां खड़े खड़े कंपाउंड पर निगाह रख सकता था। वैसे फैज़ मुझे बता चुका था कि जहां आरा और उसकी मम्मा शॉपिंग के लिए गई हुई हैं, और चौकीदार दाऊद की ज़बानी मुझे पता चल चुका था कि माजिद इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। ताहम फैज़ की फराहम करदा मालूमात पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता था। देखो प्यारे, मैंने फैज़ का कंधा थपथपाते हुए कहा, ये मोहब्बत बड़ी अजीब चीज़ है। इसमें इंसान को मजनू बनना पड़ता है, जंगलों की खाक छानना पड़ती है। जी, उसकी बाछें खिल गईं। मैं जंगली बन जाऊंगा, वो मुसरत भरे लहजे में बोला। मैं मिसबा की खातिर जंगलों की खाक भी छानूंगा और मजनू भी बन जाऊंगा। और इस काम में इंसान को लात जूते भी पड़ सकते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लोग बहुत बुरी तरह मारते हैं। मैं मिसबा के लिए लोगों के जूते भी खा लूंगा, वो सीना फुलाकर बड़े अज़म से बोला। इसी वक्त एक बावर्दी पुलिस एहलकार बिल्डिंग में दाखिल हुआ। मुझे इसी बंदे का इंतजार था। जब भी मैं फैज़ से बात करते हुए गैलरी से मुसलसल नीचे झांक रहा था। मैंने फैज़ से कहा, अब तुम अपने घर में जाओ, जब तक तुम्हारी मम्मा ना आ जाएं तुम बाहर नहीं निकलोगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी, मैं समझ गया, वो सर को ऊपर नीचे हरकत देते हुए बोला। फिर बोला, अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारी आंटी आलिया से मिलने जा रहा हूँ। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इनसे तुम्हारे रिश्ते की बात जो करना है। वो फरते जज्बात से नन्हे बच्चों की तरह तालियां बजाने लगा। फिर बड़ी उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, अंकल, आप मिसबा से मेरी शादी के लिए आलिया आंटी को राज़ी कर लेंगे ना? क्यों नहीं? मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए तसल्लीआमेज लहजे में कहा, बस समझ लो, आज तुम्हारा काम हो गया। वो तेज तेज कदमों से चलते हुए फ्लैट के अंदर चला गया और मैं जल्दी से बिल्डिंग के कंपाउंड की जानिब बढ़ने लगा। फैज़ एक ऐसा बंदा था कि मिसबा क्या इसकी किसी भी नॉर्मल लड़की से शादी नहीं की जा सकती थी। मैं नीचे पहुंचा तो एक एएसआई को चौकीदार दाऊद से बात करते देखा। दाऊद इसे कुछ बता रहा था। मैंने मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए एएसआई से कहा, आप स्टे ऑर्डर पर तफ्तीश के लिए आए हैं ना? उसने मुझसे मुसाफा करते हुए जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल, मैं इसी मकसद के लिए आया हूँ। मगर आप कौन? ये सामान इसी मजलूम औरत का है जो कल आपके पास होने वाली ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज कराने आपके थाने पहुंची थी। मैंने एएसआई के सवाल का जवाब देने की बजाय गेट के नज़दीक रखे आलिया के सामान की जानिब इशारा करते हुए कहा, इसके जेठ माजिद ने आलिया की अदम मौजूदगी में उसके सामान को यहाँ रखकर फ्लैट पर ताला लगा दिया था और अगले दिन मज़कूरा फ्लैट में एक फैमिली को आबाद भी कर दिया है। लेकिन हमें तो ये बताया गया है कि आलिया ने ज़बरदस्ती माजिद के फ्लैट पर कब्जा कर रखा था। एएसआई ने उलझन ज़दा अंदाज में पलकें झपकाईं। आपको सरासर गलत बताया गया है। मैंने तफ्तीशी अफसर के दिल में आलिया के लिए हमदर्दी का गोशा वाह करने की गर्ज से कहा, माजिद बहुत ही टेढ़ा शख्स है और 2 माह पहले उसने एक चालबाज औरत से शादी कर ली है और यही औरत असल फसाद का सबब है। इसी के कहने पर माजिद ने अपनी भावज को बेघर कर दिया है और अनशंट दरखास्त में भरकर अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिया है। दरअसल ये खालिसतन घरेलू मामला है जो एक रिश्ते के इनकार से शुरू हुआ है। रिश्ते से इनकार? एएसआई ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। मैं कुछ समझा नहीं। माजिद की बीवी यानी दूसरी बीवी जहां आरा का एक खप्त है और इसका खप्तुल हवास बोंगा सा भांजा है, मैंने राजदाराना अंदाज में वजाहत करते हुए कहा।
اور जहां आरा अपने इस भांजे की शादी आलिया की अकलौती बेटी मिसबा से करना चाहती है। मिसबा जहां आरा के भांजे से उम्र में बहुत कम है। वो एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की है। भांजा साहब किसी भी तौर मिसबा के काबिल नहीं है, लिहाजा उसने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया, जिस पर जहां आरा आलिया की दुश्मन हो गई और उसने माजिद को मजबूर कर दिया कि वो आलिया को इस फ्लैट से बेदखल कर दे। हालांकि इस रिश्ते की बात चलने से पहले तक हर तरफ अमनो अमान था और माजिद को अपनी भावत से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। और अब मैं सांस लेने के लिए थमा और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, और अब आलिया का सामान आपके सामने पड़ा है और वो दोनों माँ बेटी एक खुदातरस पड़ोसी डॉक्टर अकरम के घर में पनाह गजीन हैं। अगर आप जहां आरा के भांजे से शर्फ़े मुलाकात की ख्वाहिश रखते हों तो ऊपर फ्लैट नंबर 302 में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। वो मज़ाक़ ख़ेज़ बंदा उधर ही मौजूद है। वो वहाँ क्या कर रहा है? एएसआई ने चौंके हुए लहजे में पूछा। 302 नंबर फ्लैट तो वही है जिसके लिए कोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल किया गया था। जी हाँ, ये बिल्कुल वही फ्लैट है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। अब आप माजिद और जहां आरा की अय्यारी को खुद ही मुलाहिजा कर लें। एक तरफ इन लोगों ने आलिया को दरबदर करके कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया और दूसरी जानिब जहां आरा ने अपने भांजे और बहन को इसी मुतनाज़ा फ्लैट के अंदर आबाद कर दिया है। आपने अभी तक अपना तारुफ नहीं करवाया। वो मेरी बयान करदा तफसीर से मुतासिर होते हुए बोला। लगता है कि आप भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं, जो इन लोगों के हालात से अच्छी तरह आगाह हैं। इसी वक्त आलिया बिल्डिंग में दाखिल हुई और मैं एक बार फिर एएसआई के सवाल का जवाब देने से बच गया। मैंने आलिया की जानिब इशारा करते हुए बाआवाज़ बुलंद कहा, लें, वो मजलूम औरत भी आ गई। बाकी की बातें आप इसी से पूछ लें इंस्पेक्टर साहब। आलिया ने आते ही मेरी हिदायत के मुताबिक अपने सामान के साथ छेड़छाड़ करते हुए रोना धोना शुरू कर दिया। इसका अंदाज ऐसा ही था जैसे इसने एएसआई को ना देखा हो। इस वक्त मिसबा भी आलिया के साथ थी। मैंने एएसआई के कान में कहा, आप आलिया की बेटी मिसबा को भी देख लें इंस्पेक्टर साहब, और ऊपर जाकर इस एब नॉर्मल भांजे का भी जायजा ले लीजिएगा। फिर आपके ज़मीर की जो आवाज़ हो इसके मुताबिक रिपोर्ट लिखकर अपना फ़र्ज पूरा कर लीजिएगा। एएसआई ने इस बात में गर्दन हिलाई और आलिया की जानिब बढ़ते हुए बोला, बीबी, तुम्हारा नाम आलिया है? जी इंस्पेक्टर साहब, वो रुहासी आवाज़ में बोली। मैं ही वो बदनसीब औरत हूँ जिसे मेरे जेठ ने घर से बेघर कर दिया है। हम माँ बेटी ऊपर फ्लैट नंबर 302 में रहती थीं। एक रात हम दोनों एक शादी में गई हुई थी कि माजिद ने हमारे फ्लैट का ताला तोड़ा और हमारा सामान उठाकर यहाँ फेंकवा दिया। मगर तुम्हारे खिलाफ माजिद ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तुमने ज़बरदस्ती इसके फ्लैट पर कब्जा कर रखा है। एएसआई ने आलिया से कहा। माजिद झूठ बोलता है इंस्पेक्टर साहब, वो फरियादी लहजे में बोली। हम लोग 9 साल से इस फ्लैट में रह रहे हैं। 1 साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। हम दोनों माँ बेटी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आलिया की हिमायत में कहा, आप माशाल्लाह कानून के रखवाले हैं, लिहाजा कानून की पेचीदगियों को भी खूब अच्छी तरह समझते हैं। अगर एक लम्हे के लिए माजिद की बात को दुरुस्त भी मान लिया जाए कि आलिया ने ज़बरदस्ती उसके फ्लैट पर कब्जा कर रखा है, तो इस फ्लैट को वागुजार कराना अदालत का काम है। अदालत माजिद को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती कि वो बज़ोरे बाजू किसी के बंद घर का ताला तोड़कर उसका सामान बाहर फेंकवा दे और घर पर अपना ताला डाल दे। फिर जब कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया था तो आपकी तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले इस घर को बंद ही रहना चाहिए था, जबकि माजिद तो अपनी बीवी का बेदाम गुलाम बना हुआ है कि अगले ही रोज़ इसने मज़कूरा मुतनाज़ा फ्लैट में अपनी साली और उसके एब नॉर्मल बेटे को आबाद भी कर दिया है। इसी लम्हे माजिद बनफ्से गलीज़ बिल्डिंग में दाखिल हुआ। आलिया और मिसबा पर उसकी निगाह पड़ी तो वो आग बगोला हो गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना, अब इस बिल्डिंग में कदम भी नहीं रखना। और उसने आलिया के सामान की जानिब इशारा करते हुए कहा, तुमने अभी तक अपना काट कबाड़ नहीं उठाया? एक लम्हा रुककर उसने गहरी सांस ली, फिर चौकीदार दाऊद से तहकमाना लहजे में कहा, लाला, अगर शाम तक इस औरत ने अपना सामान नहीं उठाया तो तुम इसके सामान को बिल्डिंग से बाहर निकलवा देना। माजिद की उम्र 55 और 60 के दरमियान रही होगी। वो चेहरे ही से कमीना और कीना परवर दिखाई देता था। मैं खामोशी से एक तरफ खड़ा उसके चेहरे के तासुरात के जायजे ले रहा था। आलिया को डांट फटकार करने के बाद वो एएसआई की जानिब मुतवज्जा हुआ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम माजिद है
और मैं ही फ्लैट नंबर 302 का मालिक हूँ। अपने फ्लैट पर कब्जे की रिपोर्ट मैंने ही दर्ज कराई थी। मैं आपके इंचार्ज साहब को सारी बात समझा चुका हूँ। माजिद ने वाज़ेह तौर पर इशारा दिया था कि उसने इंचार्ज साहब की मुट्ठी ठीक ठाक गर्म कर रखी है, लिहाजा वो रस्मी सी कार्रवाई करके वापस लौट जाए। लेकिन मैंने माजिद की आमद से पहले एएसआई की ऐसी ब्रेन वॉशिंग कर दी थी कि वो अपना एक जहन बना चुका था। जनाब, आप ज़रा इत्मीनान से एक तरफ खड़े हो जाएं, एएसआई ने माजिद से कहा। मैं तफ्तीश करने आया हूँ तो मुझे मेरा काम करने दें। ये बताएं कि आलिया और मिसबा आपकी क्या लगती हैं? इनको गोली मारें जनाब, माजिद बरहमी से बोला। चलें ऊपर चलकर बैठते हैं, फिर तफसील से बात करते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। आप मुझे इन माँ बेटी को कत्ल करने के लिए कह रहे हैं? ना बाबा, मैंने गोली नहीं मार सकता। और जहाँ तक ऊपर जाने का ताल्लुक है, वो मायना खेज अंदाज में रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, वो तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मुझे आपकी साली के बेटे से मुलाकात करना है। मैंने सुना है वो बड़ा ज़हीन और बाकमाल लड़का है। माजिद शक भरी नज़र से इंस्पेक्टर को तकने लगा। इस काइया शख्स को ये अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी नहीं हुई कि ये तफ्तीशी अफसर यहाँ के मामलात के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। वो होंठों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, शायद इंचार्ज साहब ने आपको मेरे बारे में नहीं बताया। मैंने इन्हें सूरत हाल से अच्छी तरह आगाह कर दिया था। फिर वो आलिया की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, मगर तुमको ज़रा भी शर्म नहीं आती। चलो जाओ यहाँ से। माजिद भाई ज़रा सोच समझ कर बात करें, आलिया ने बिफरे हुए लहजे में कहा। मैं अगर आपका एहतराम करती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें अपनी ज़र खरीद कनीज़ें समझने लगें। घर से तो आपने हमें निकाल ही दिया है, अब और क्या चाहते हैं? फिर वो तफ्तीशी अफसर की तरफ देखते हुए फरियादी लहजे में बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप इनके तेवर देख रहे हैं ना? इनका बस चले तो ये हमारा गला घोंट दें। मैं तो बहुत बुरी हूँ, गैर हूँ, मगर मिसबा तो इनके सगे छोटे भाई का खून है ना। वो आप दीदा हो गई, आज इन्हें रिश्ता बताते हुए शर्म आती है। इन्होंने अभी तक आपके सवाल का जवाब नहीं दिया कि मैं और मेरी बेटी इनकी क्या लगती हैं। इसी दौरान में डॉक्टर अकरम भी वहाँ पहुँच गया। माजिद ने डॉक्टर अकरम की जानिब नापसंदीदा नज़र से देखा। फिर वो आलिया से बोला, जाओ अपना रास्ता नापो। तुम्हारी फजूल बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। शराफत से अपना सामान उठा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो एएसआई को मुखातिब करते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप इस औरत को समझाने की कोशिश करें। मुझे तो लगता है कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। माजिद साहब, ये आपका घरेलू मामला है, एएसआई ने खरा सा जवाब दिया। मेरा आपके मामलात में दखल देना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं ज़रूर इस मामले में दखल दूंगा। डॉक्टर अकरम ने आगे बढ़ते हुए कहा, एक महलेदार होने के नाते मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि आपको हकीकत से आगाह करूं। आप कौन हैं? एएसआई ने अकरम से सवाल किया। मेरा नाम डॉक्टर अकरम है और मैं सामने वाले घर में रहता हूँ, अकरम ने अपने मकान की जानिब इशारा करते हुए बताया। और ये माँ बेटी अपने फ्लैट से बेदखल होने के बाद मेरे ही घर में पनाह गज़ीन हैं। एएसआई डॉक्टर अकरम की बात से खासा मुतासिर नजर आया। उसने सवाल किया, इसका मतलब है कि आप इन माँ बेटी को अच्छी तरह जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ, अकरम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। आलिया माजिद की भाभी हैं और मिसबा माजिद की भतीजी हैं, और ये लोग पिछले 9 साल से फ्लैट नंबर 302 में रह रहे हैं। 1 साल पहले आलिया के शौहर यानी माजिद के छोटे भाई रिजवान का इंतकाल हो गया था। जब ये लोग अमन सुकून से इस फ्लैट में रह रहे थे, तो फिर अचानक ये फसाद क्यों बर्पा हो गया? एएसआई ने ज़ाती दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए अकरम से सवाल किया। ये फसाद ज़्यादा पुराना नहीं है इंस्पेक्टर साहब, अकरम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस फितने की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह है, जब से माजिद ने नई शादी की है। इंस्पेक्टर की आंखों में एक चमक सी नमूदार हुई। अकरम से पहले मैं इसे ये सारी कहानी सुना चुका था। अकरम की बात ने मेरे बयान पर मोहर तस्दीक जब्त कर दी थी। माजिद ने घूरकर डॉक्टर अकरम की तरफ देखा और कहा, यह आप अच्छा नहीं कर रहे हो डॉक्टर साहब। मैंने कभी आपके घरेलू मामलात में झांकने की कोशिश की है? मेरे घर में ऐसा कोई फितना है भी नहीं कि महल्ले वालों को इस किस्म की मुदाखलत की कभी जहमत करना पड़े। डॉक्टर अकरम ने नागवारी से माजिद की तरफ देखते हुए कहा, आपका भाई रिजवान बहुत शरीफ आदमी था। वो आज इस दुनिया में नहीं है, और तुम इसकी बेटी मिसबा को एक पागल शख्स के पल्ले बांधने का सोच रहे हो, और वो भी अपनी नई नवेली चहीती बीवी के ईमा पर। लगता है तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया है।
غصے کی شدت کے باعث اکرم آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ میں نے تم جیسے بے غیرت انسان اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے، جسے اپنی سگی بھتیجی کی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں انسپکٹر صاحب، ماجد نے ASI کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اسی لمحے جہاں آرا اس کی بڑی بہن شبانہ یعنی فیض کی مما بلڈنگ میں داخل ہوئیں۔ عالیہ نے جہاں آرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گہری چوٹ کی۔ انسپکٹر صاحب، آ گئی ہیں اس فساد کی جڑ۔ جہاں آرا کی عمر 30 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ کوئی حسین و جمیل عورت تو نہیں تھی، تاہم اس کے سراپے میں مخصوص قسم کی کشش پائی جاتی تھی جو صنف مخالف کو فوراً اپنی جانب کھینچتی تھی۔ اگر ماجد تیکھے نقوش والی جہاں آرا پر فریفتہ تھا تو اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں تھی۔ ماجد، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تہمانہ لہجے میں اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی۔ یہ عورت ابھی تک یہاں کیوں نظر آ رہی ہے؟ یہ بلڈنگ تمہارے باپ کی ملکیت نہیں ہے، عالیہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اپنی اوقات میں رہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جہاں آرا عالیہ کی جانب سے ایسے جارحانہ رویے کی توقع نہیں کر رہی تھی، لہٰذا وہ بھی ہتے سے اکھڑ گئی۔ دونوں نے خوب ایک دوسرے کو سنائیں۔ وہاں اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تماشائیوں کی تعداد میں لہجہ بلہجہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جہاں آرا کے منہ سے جوش جذبات میں بعض ایسی باتیں بھی نکل رہی تھیں جو بعد ازاں عدالت میں اس کے خلاف استعمال ہو سکتی تھیں۔ ماجد اپنی بھڑکی ہوئی بیگم کو اوپر بھیجنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم اوپر جاؤ، میں ہوں نا یہاں بات کرنے کے لیے۔ تم کیا بات کرو گے؟ جہاں آرا ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ یہ بڑی مکار اور چال باز عورت ہے، اس سے نمٹنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ تم نے بھی مفت میں کسی کے بیوی بچے پالنے کا ٹھیکہ لے کر رکھا ہے کیا؟ جب تک تمہارے دل سے ان احسان فراموشوں کی محبت نہیں نکلے گی، تم ڈھنگ کی کوئی بات نہیں سوچ سکو گے۔ اگر تمہارے بھائی اور بھاوج کی کھوپڑی میں مغز نام کی کوئی چیز ہوتی تو یہ لوگ کب کے اپنا گھر بنا چکے ہوتے۔ لیکن وہی بات ہے نا، جب منہ کو مفت کی لگ جائے تو پھر کوشش کرنے کو کس کا دل چاہے گا؟ بس کر لی بکواس، عالیہ نے تن تنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اگر تمہاری زبان سے میرے اور میری بچی کے بارے میں ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اور سنو، اس نے لمحاتی توقف کیا اور پھر ذہن میں بجھے ہوئے الفاظ میں بولی۔ یہ تم نے مفت خوری کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ کچھ تو شرم کرو۔ اتنا جھوٹ بولتے ہوئے تمہاری زبان میں کیڑے کیوں نہیں پڑ گئے؟ ایک دن تمہیں اللہ کو جان دینا ہے، دینا بھی ہے یا نہیں؟ ہم ایک دن بھی اس فلیٹ میں مفت میں نہیں رہے۔ تو کیا تم فلیٹ کا کرایہ دیتی رہی ہو یا یہ فلیٹ تم جہیز میں لے کر آئی تھی؟ جہاں آرا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جب 9 سال پہلے یہ فلیٹ خریدا گیا تھا تو اس میں میرے شوہر نے بھی رقم ڈالی تھی، عالیہ نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا۔ اور پچھلے 2 سال سے ہم ماجد کا تمام خرچہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ 3 وقت کا کھانا ہمارے گھر پر کھاتے ہیں، مجال ہے جو ہم نے کبھی ان سے 1 روپیہ بھی لیا ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ماجد نے نفرت انگیز نظر سے عالیہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری یہ بکواس پہلے بھی کئی بار سن چکا ہوں، میرا دماغ پک گیا ہے۔ تو اس میں غلط کیا ہے ماجد بھائی؟ عالیہ نے اس کے غصے کو ہوا دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی پہلی بیوی صفیہ کا انتقال 2 سال پہلے ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ کے گھر میں ایک دن بھی چولہا نہیں جلا۔ آپ 3 وقت کا کھانا ہمارے گھر میں کھاتے رہے ہیں اور خرچے کے نام پر ہم نے آپ سے کبھی 1 پیسہ بھی وصول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ہم دونوں ماں بیٹی آپ کی ہر خدمت میں لگی رہی ہیں۔ قسم کھا کر بتائیں، میں نے کیا غلط کہا ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے دوبارہ رکی اور پھر غضبناک لہجے میں بولی۔ ماجد بھائی، جب سے آپ کو یہ کٹنی ملی ہے نا، سب کچھ بدل کر رہ گیا ہے۔ اس کا اشارہ جہاں آرا کی طرف تھا۔ آپ نے جس طرح دھوکے سے ہمارے فلیٹ پر قبضہ کیا ہے نا، اس کا بدلہ قدرت آپ سے ضرور لے گی۔ دیکھ لیجیے گا، آپ کو ہماری بددعائیں ضرور لگیں گی۔ اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا۔ دیکھو عالیہ، ماجد نے تیوری چڑھا کر کہا، اگر تمہیں انصاف اور حساب کا اتنا ہی شوق ہے نا، تو پھر مکان کے کرائے کا بھی حساب ہوگا۔ تم لوگ پچھلے 9 سال سے کرایہ ادا کیے بغیر میرے فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ علاوہ ازیں ان چیزوں کا بھی حساب ہوگا جو ان 9 سالوں میں وقتاً فوقتاً میں تمہارے اور تمہاری بیٹی کے لیے لاتا رہا ہوں۔ اس حساب کتاب میں تو میرا ہی پیسہ تمہاری طرف نکلے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور چلتی پھرتی نظر آؤ، اور آئندہ کے لیے بھی اپنی زبان پر خاموشی کا تالا ڈال لو۔ میں خاموش نہیں رہوں گی، عالیہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ حق سچ بات کہنے پر اگر میری زندگی بھی چلی جائے تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اپنا خون ہمارے ہاتھوں پر کیوں مل رہی ہو؟ جہاں آرا نے حقارت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں انصاف کی اتنی ہی طلب محسوس ہو رہی ہے نا،
तो जाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ। तुम्हारे पाँव में कोई मेहंदी तो नहीं लगी हुई? ना तो आलिया के पाँव में मेहंदी लगी हुई है और ना ही ये गूंगी है। मैंने अचानक इन दोनों की मुंहमारी में मुदाखलत करते हुए कहा, ये इंसाफ के हुसूल के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुकी है। सब ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। सबसे ज़्यादा हैरत माजिद की नज़र में थी। उसने इज़्तिरारी लहजे में मुझसे सवाल किया, आपकी तारीफ? मुझे मिर्ज़ा अमजद बेग कहते हैं, एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग। मैंने इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में अपना तारुफ कराया। मैंने आलिया का केस अपने हाथ में ले लिया है, बाकी बातें अदालत में होंगी। आप वही वकील साहब हैं ना, जिन्होंने कल हमारे इंचार्ज साहब को फ़ोन किया था? एएसआई ने तस्दीक तलब नज़र से मेरी जानिब देखा। जी, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है इंस्पेक्टर साहब, मैंने ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए कहा। जिस वक्त मैंने कल आपके इंचार्ज साहब को फ़ोन किया, आलिया मेरे ऑफिस में बैठी हुई थी। जब भी मुझे पता चला था कि आज 4 बजे आपके थाने से कोई पुलिस एहलकार यहाँ तफ्तीश करने आएगा, लिहाजा मैं पुलिस के इस्तकबाल के लिए पहले से यहाँ मौजूद था। ओह! तफ्तीशी अफसर एक गहरी सांस लेकर रह गया। आप मेरी बात सुने ऑफिसर, माजिद ने एक मरतबा फिर एएसआई को राम करने की कोशिश करते हुए कहा। मैं आपको बताता हूँ कि असल कहानी क्या है। असल कहानी मेरी समझ में आ चुकी है बड़े साहब, एएसआई ने सख्त लहजे में कहा। अब बेहतर यही होगा कि आप मेरे तफ्तीशी काम में कोई रुकावट ना डालें। माजिद अगरचे पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म कर चुका था, लेकिन इसकी बदकिस्मती कि आलिया और मिसबा के लिए एएसआई के दिल में हमदर्दी के जज्बात जाग चुके थे, लिहाजा उसने माजिद और जहांआरा की एक न सुनी और अपनी तफ्तीश का अमल जारी रखते हुए बाज़ लोगों के बयानात भी कलमबंद किए और अपना काम मुकम्मल करके वहां से रुखसत हो गया। आगे बढ़ने से पहले इतना बता दूं कि एएसआई ने जो रिपोर्ट तैयार की थी वो 70% आलिया के हक में और 30% माजिद के हक में जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी माकूल लोग पाए जाते हैं जो रिश्वत के दबाव को नज़रअंदाज करके इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं, जैसा कि इस तफ्तीशी अफसर ने किया था। आइंदा 2 रोज़ में मैंने केस तैयार किया और आलिया की जानिब से जवाब दावा अदालत में दाखिल कर दिया। जब अदालत की जानिब से माजिद को मेरी कार्रवाई की इत्तला मौसूल हुई तो वो घबरा गया। वो तो स्टे ऑर्डर हासिल करने के बाद मुतमईन हो गया था कि अब आलिया किसी भी कीमत पर इस फ्लैट में वापस नहीं आ सकेगी। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल ने इन मियाँ बीवी के छक्के छुड़ा दिए, लिहाजा इससे अगले रोज़ वो दोनों मेरे ऑफिस में बैठे थे। मैंने एक लम्हे के लिए भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं इनका मुखालिफ वकील हूँ। मैंने खंदा पेशानी से इनका इस्तकबाल किया और पूछा, मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ? वकील साहब, मेरी भावत का दिमाग खराब हो गया है, माजिद ने बेजारी से कहा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझाएं कि मुकदमेबाजी में कुछ नहीं रखा। जो मामला अफाम व तफहीम से हल हो जाए, इसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं। इस कमीने की जलालत पर मुझे ज़रा सी भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि कमज़र्फ लोगों की तरफ से इंसान को हर वक्त घटियापन की तवक्को रखना चाहिए। माजिद के ज़र्री ख़यालात को बदिक्कत तमाम हज़म करने के बाद मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, माजिद साहब, इस अमल की शुरुआत आपकी तरफ से हुई थी। मुकदमेबाजी का ख्याल पहले आपके जहन में पैदा हुआ था और अदालत का दरवाज़ा भी पहले आप ही ने खटखटाया था। लेकिन मैं आपकी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि अगर कोई मामला अदालत से बाहर तय किया जा सकता हो तो इसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना हिमाकत के सिवा कुछ भी नहीं। उसने इत्मीनान भरी नज़र से मेरी जानिब देखा और बोला, इसका मतलब है आप आलिया को समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकता हूँ, मैंने कतई लहजे में कहा, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। और एक बात की मैं वजाहत कर दूँ कि मेरा वक्त बहुत कीमती है। मैं फ़ीस लिए बगैर किसी की बात सुनता हूँ और न ही किसी के केस की हामी भरता हूँ। फ़ीस की तो आप फिक्र न करें वकील साहब, जहांआरा बड़ी लगावट से बोली। फ़ीस हम आपको पूरी देंगे, बल्कि कुछ ज़्यादा ही देंगे, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। जहांआरा के अंदाज में खासी बेबाकी पाई जाती थी। वो यकटुक ऐसी नज़र से मुझे देख रही थी जैसे कोई शिकारी शिकार करने से पहले अपने शिकार को निगाह ही निगाह में तोलता है। अरे आप काम की वजाहत भी कर दें, मैंने जहांआरा की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। वकील साहब, आलिया ने मामूली सी बात को बहुत बढ़ा दिया है, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, जिसकी वजह से माजिद नाराज़ हो गए और आलिया को ये दिन देखना पड़ा। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप हमारे साथ ताउन करें
तो मुसालहत का कोई रास्ता निकल सकता है। अगर मेरे ताउन से आप लोगों का कोई मसला हल हो सकता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने यही जाहिर किया कि मैं इसके फैलाए हुए जाल में कदम रख चुका हूँ। बताएं, आप मुझसे किस किस्म का ताउन चाहती हैं, और ये भी ज़रूर बताएं कि वो मामूली सी बात क्या है जिसकी वजह से माजिद साहब इस कदर बरहम हुए कि आलिया की अदम मौजूदगी में उन्होंने उसका सामान बाहर फेंकवा कर फ्लैट पर अपना ताला लगा दिया। मैं बताता हूँ वकील साहब, माजिद ने बड़ी रसान से कहा। इल्हामात में उसके लहजे की फ़िरौनियत कहीं घास चरने गई हुई थी। जहाँ आरा ने अपने भांजे के लिए मिसबा का रिश्ता मांगा था, लेकिन आलिया ने बड़े बुरे अंदाज में इस रिश्ते को ठुकरा दिया। यही नहीं, उसने जहाँ आरा को बहुत गालियाँ भी दी हैं। बस इसी बात पर मुझे तेश आ गया। आलिया की एहसान फरामोशी देखकर मेरा दिमाग घूम गया था। अगर आलिया अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भांजे को देने के लिए तैयार हो जाए तो माजिद इसे दोबारा फ्लैट में रहने की इजाज़त दे सकता है। जहाँ आरा ने मतलब की बात की तरफ आते हुए कहा, और इस नेक काम के लिए आप आलिया को राज़ी कर सकते हैं। वाकई ये तो बहुत मामूली सी बात है, मैंने जहाँ आरा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आलिया ऐसी बेवकूफ़ औरत है। आजकल तो लोग रिश्ते के लिए अपनी बेटियों के लिए बहुत सख्त परेशान हैं, और उसको देखो, घर आए हुए रिश्ते को लात मार दी। मुझे खुशी है कि आप हमारे मसले को समझ गए हैं, जहां आरा ने एक अदा से कहा, और मुझे यकीन है कि आप आलिया को भी समझाने में कामयाब हो जाएंगे। जी, आप मुझे एक दिन की मोहलत दे दें, मैंने रजामंदी जाहिर करते हुए कहा। मैं आज किसी वक्त आलिया से बात करता हूँ और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने ये काम करना है, वो इस तरह जोर देते हुए बोली जैसे धांसू किस्म की बीवियां अपने दब्बू शौहरों से बात करती हैं। वैसे आपका भांजा तो ठीक ठाक है ना, मैंने उसके अंदाज को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। कोई काम वाम तो करता है ना? माशाअल्लाह, फैज़ तालीम याफ्ता और बरसरे रोज़गार है, वो फ़ख्रिया लहजे में बोली। उसके पास सरकारी मुलाजमत है। अगर मैं फैज़ से मिल न चुका होता तो शायद जहाँ आरा की बात का यकीन कर लेता, लेकिन मैंने यही जाहिर किया जैसे मैं इसके बयान पर ईमान ले आया हूँ। इस रोज़ मैंने फैज़ से जो मुलाकात की थी उसका इल्म इन मियाँ बीवी को नहीं था। अलबत्ता ये बात मेरे लिए किसी इंकिशाफ से कम नहीं थी कि फैज़ के पास कोई सरकारी मुलाजमत भी थी। इसी लम्हे मैंने इस सरकारी मुलाजमत की छानबीन का भी फैसला कर लिया। ठीक है, मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। आप लोगों का इरादा नेक है, लिहाजा मैं आपसे ताउन करने के लिए तैयार हूँ। आप कल किसी वक्त फ़ोन कर लीजिएगा। उन्होंने यही समझा कि मैं इनकी स्कीम से मुतासिर हो गया हूँ। मैंने भी इनकी खुशफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं की, और वो मेरी फीस अदा करने के बाद रुखसत हो गए। इनके जाने के बाद मैंने डॉक्टर अकरम को फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह किया। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, बेग साहब, आपने फैज़ को देखा है? यकीनन आप ये नहीं चाहेंगे कि मिसबा की शादी इस बंदे से हो। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। ये सब मैं माजिद एंड कंपनी को घेरने के लिए कर रहा हूँ। समझ लें कि ये एक स्टेज ड्रामा है जो खुद अपने दाम में सयाद आ गया की सूरत हाल पर ख़त्म होगा। माजिद जैसे कमीने शख्स को जकड़ने के लिए ये ड्रामा रचाने की अशद ज़रूरत है। आप कल 4 बजे आलिया को मेरे दफ्तर भेज दें और इससे कह दें कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बातें जब वो मेरे पास आएगी तो मैं खुद उसे समझा दूंगा। डॉक्टर अकरम ने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया। आप बेफिक्र हो जाएं, बेग साहब। और वो जहाँ आरा वाला मिशन कैसा चल रहा है, मैंने पूछा। इस पर काम जारी है, डॉक्टर ने बताया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको कोई खुशखबरी सुनाऊंगा, इंशाल्लाह। ये कहते हुए मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया। अगली सुबह मैं अदालत जाने के लिए घर से निकल ही रहा था कि जहाँ आरा का फ़ोन आ गया। रस्मी अलेक सलेक के बाद उसने पूछा, बेग साहब, आपने मेरे काम का क्या किया? वो हमारे काम के बजाय मेरे काम के अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि माजिद ने इस केस की ड्राइविंग सीट पर अपनी बीवी को बिठा दिया था। मेरी आलिया से बात हो गई है, मैंने इसे खुशफहमी में मुब्तला करते हुए कहा। क्या कहती है वो? जहाँ आरा ने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया। वो इस रिश्ते के लिए तैयार तो है, मगर उसने एक शर्त आयद कर दी है, मैंने बताया। कैसी शर्त? जहाँ आरा ने पूछा। वो कहती है कि पहले से फ्लैट में रहने की इजाज़त दी जाए, फिर वो मिसबा का रिश्ता देने के लिए तैयार हो जाएगी, मैंने बताया।
یہی شرط تو ہماری طرف سے بھی ہے، وہ بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ پہلے وہ رشتے کی بات پکی کریں، اس کے بعد ماجد اسے فلیٹ میں آنے کی اجازت دے گا۔ اگر آپ دونوں اپنی اپنی شرط پر یعنی اپنی اپنی ضد پر قائم رہے تو پھر یہ بیل کیسے مڈھے چڑھے گی؟ میں نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پھر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر دونوں جانب سے تھوڑی لچک کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ معاملہ بحسن و خوبی نمٹایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا۔ کیسی لچک بیگ صاحب؟ اس نے پوچھا۔ آپ لوگ آج 4:30 بجے میرے دفتر میں آ جائیں، میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہا۔ میں دونوں پارٹیوں کے بیچ تحریری معاہدہ کروا دیتا ہوں۔ ایک محدود مدت طے کر کے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ اس مدت کے اندر ماجد عالیہ کو واپس اسی فلیٹ میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دینے کا پابند ہوگا اور عالیہ بھی اسی مدت کے اندر مصباح کا رشتہ فیض کو دینے کی پابند ہوگی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ میں فون پر آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا، میں وہ معاہدہ تیار کروا لیتا ہوں۔ آپ 4:30 بجے میرے دفتر آ جائیں، باقی باتیں یہیں پر کریں گے۔ مطلب آپ کو یقین ہے کہ معاہدے والا یہ فارمولہ کامیاب رہے گا؟ اس نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ 101%، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ نے وہ محاورہ تو سن ہی رکھا ہوگا کہ لکھتم میں دم ہے۔ جی سن رکھا ہے، وہ خوش دلی سے بولی۔ یعنی جو چیز لکھ لی جائے وہ زیادہ مستند ہو جاتی ہے۔ بالکل درست، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اور یہ تحریر اسٹیمپ پیپر پر ہوگی اور اس پر نوٹری پبلک کی مہر بھی ثبت ہوگی، یعنی لکھتم میں بہت زیادہ دم ہوگا۔ بہت خوب، وہ ستائشی لہجے میں بولی۔ آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ اب میں یہی سمجھوں گی کہ آپ عالیہ کے نہیں میرے وکیل ہیں۔ میں نے اس کی خوش فہمی کے غبارے میں ہوا بھرتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا تھا۔ جی بالکل میں آپ ہی کا ہوں۔ آپ بہت اسمارٹ ہیں وکیل صاحب، وہ قربان ہو جانے والے انداز میں بولی۔ پھر پوچھا، کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ میں ابھی تک اس نعمت سے محروم ہوں، میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولی۔ میں ذرا اس کھٹراک سے نبٹ جاؤں پھر آپ کے لیے کچھ کرتی ہوں۔ میں نے اس سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ میرے لیے کیا کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اگر میں اس موضوع کو چھیڑ دیتا تو پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں نکل جاتی، اور مجھے اس وقت صرف گھر سے نکل کر عدالت کی طرف جانا تھا۔ لہٰذا اختتامی کلمات کے بعد میں نے جہاں آرا کو بائے بائے کہا۔ جہاں آرا یعنی یہاں آرا اینڈ وہاں آرا کو خدا حافظ کہہ دیا۔ ٹھیک 4 بجے عالیہ میرے دفتر میں موجود تھی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اکرم نے یقیناً اسے بہت کچھ سمجھا کر بھیجا ہوگا، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس کا الجھنا لازمی سی بات تھی۔ بیگ صاحب، یہ لوگ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے چال باز و مکار لوگ ہیں، عالیہ نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے؟ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ میں ان سے زیادہ چال باز ہوں، آپ بس دیکھتی جائیں، ایسی قانون کی مار ماروں گا کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن یہ بات طے ہے کہ میں مصباح کی شادی کسی بھی قیمت پر فیض سے نہیں کروں گی۔ اگر میں نے رشتے والی یہ بات ماننا ہوتی تو پھر مجھے یوں دربدر ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ہرگز یہ شادی نہیں کرانے جا رہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ یہ ایک سوچا سمجھا ڈرامہ ہے، فریبی کو فریب ہی سے مارا جا سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ جی سنا ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن میں بہت کمزور عورت ہوں، آپ ہی لوہا بن کر ان کے لوہے کو کاٹیے گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے یقین دہانی کرانے والے انداز میں کہا۔ میں آپ کا وکیل ہوں، ہر محاذ پر آپ کی جنگ لڑوں گا اور فتح بھی ہماری ہی ہوگی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، وہ تہہ دل سے بولی۔ میں عالیہ کو مختلف زاویوں سے ہدایت دے ہی رہا تھا کہ جہاں آرا اور ماجد بھی میرے دفتر پہنچ گئے۔ میں نے دونوں پارٹیوں کو اپنے چیمبر میں آمنے سامنے بٹھا لیا اور پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ معقولیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، ورنہ عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں اور نوٹوں کی بوریاں بھی خالی ہو جاتی ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بیگ صاحب، ماجد نے کہا۔ ویسے بھی رشتوں کی بات خوشگوار ماحول میں ہونا چاہیے، اس سلسلے میں اب تک جو حالات پیش آئے ہیں وہ افسوسناک ہیں۔
صرف افسوسناک ہی نہیں بلکہ اس میں ہماری بہت ذلت ہوئی ہے، عالیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ رشتے کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے تلخی کو ختم کر دینا چاہیے، میں نے کہا۔ یہ ذلت کسی ایک فریق کی نہیں ہوئی بلکہ یہ پورے خاندان کی رسوائی ہوئی ہے۔ اگر خاندان کے افراد میں اتفاق اور اتحاد ہے تو اس سے انسان کی عزت اور طاقت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دونوں جانب سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی سامنے آئے گی جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ میں تو آپ پر اعتماد کر کے یہاں چلی آئی ہوں، عالیہ نے فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ عالیہ میری ہدایت پر ایسا رویہ اپنائے ہوئے تھی جس سے ان چال باز میاں بیوی کو یہ تاثر ملے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے، گویا عالیہ نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ان کے سامنے ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ ہم بھی بیگ صاحب پر مکمل اعتماد کر کے ہی یہاں آئے ہیں، جہاں آرا نے عالیہ کی بات کے جواب میں کہا۔ یہ بہت قابل وکیل ہیں، ہم سب کو ان کی تجاویز پر عمل کرنا چاہیے۔ میری تجویز تو یہی ہے کہ ماجد صاحب عالیہ کی سابق پوزیشن بحال کر دیں، یعنی وہ عالیہ کو فلیٹ نمبر 302 میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ اس کے بدلے میں عالیہ فیض کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ جی میں آپ کی تجویز ماننے کے لیے تیار ہوں، ماجد نے گہری سنجیدگی سے کہا، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ عالیہ بعد میں اپنی بات سے پھر نہیں جائے گی؟ جہاں آرا نے اپنے شوہر کی بات کو تقویت پہنچانے کی غرض سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے رشتے کی بات پکی ہو جائے، اس کے بعد عالیہ کو فلیٹ میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر آپ لوگ اسی طرح ایک دوسرے پر اپنے عدم اعتمادی کا مظاہرہ کرتے رہے تو پھر اس مسئلے کا کوئی حل سامنے نہیں آ سکے گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ لہٰذا میں نے آپ لوگوں کے معاملے کو نمٹانے کے لیے ایک ایگریمنٹ تیار کیا ہے۔ کیسا ایگریمنٹ؟ عالیہ نے استفسار کیا۔ عالیہ کا یہ استفسار بھی میری ہدایت کا نتیجہ تھا تاکہ ماجد اینڈ کمپنی کو یہ تاثر ملے کہ میں صرف انہی کا وکیل ہوں، جبھی میں نے ایگریمنٹ والی بات عالیہ کو نہیں بتائی تھی۔